ट्रिपल क्राइम के एपिसोड नंबर 4 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज जो कहानी मैं आपको सुनाऊंगा उसके बारे में मैं शुरू से ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। बस इतना जान लीजिए कि आज की कहानी अमेरिका से है और यह कहानी आपको बिल्कुल काल्पनिक लगेगी, मगर मैं आपको बता दूं कि यह कहानी बिल्कुल रियल है। तो चलिए अब मैं सीधा कहानी पर आता हूँ। कहानी शुरू होती है पोर्टलैंड से, जो कि अमेरिका की एक स्टेट ओरेगोन का सबसे बड़ा शहर है। बुधवार 24 नवंबर 1971 की दोपहर में 40 से 45 साल का एक शख्स पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचता है। उसकी हाइट लगभग 6 फुट या उससे थोड़ी ही कम होगी। उसने एक डार्क कलर का बिजनेस सूट, व्हाइट शर्ट, ब्लैक टाई और डार्क ब्राउन शूज पहन रखा था। साथ में उसने ऊपर से एक ब्लैक रेनकोट भी डाल रखा था और हाथ में एक ब्लैक कलर का ब्रीफ केस भी ले रखा था। उस दिन एयरपोर्ट पर ज़्यादा भीड़ नहीं थी, क्योंकि अगले दिन 25 नवंबर को अमेरिका में थैंक्स गिविंग डे मनाया जाता है, जिसमें कि लोग अपने जानने वालों से मिलते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं और थैंक यू बोलते हैं। और उस दिन पूरे अमेरिका में छुट्टी होती है, तो ज़्यादातर लोग पहले ही अपने रिश्तेदारों के यहाँ पहुँच जाते हैं। इसलिए 24 नवंबर 1971 को एयरपोर्ट पर बहुत कम लोग थे। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद वह आदमी नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस के काउंटर पर जाता है और वहां पहुंचने के बाद वह पोर्टलैंड से सिएटल के लिए एक वन वे टिकट खरीदता है, जिसके लिए वह $20 पे करता है कैश में, और काउंटर पर अपना नाम डैन कूपर बताता है। जिस फ्लाइट में उसे टिकट मिली वह थी फ्लाइट नंबर 305 और वह प्लेन एक बोइंग 727 था। टिकट लेने के बाद कूपर बोर्डिंग गेट की तरफ जाता है। उस टाइम पर एयरपोर्ट पर ना तो कोई मेटल डिटेक्टर होता था और ना ही कोई चेकिंग। बस जो एक चीज आपको बोर्डिंग के लिए चाहिए होती थी वह थी टिकट। तो बोर्डिंग वगैरह करने के बाद कूपर नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 305 में पहुंचता है और सबसे पीछे की लाइन में जो सीट थी वहां जाकर वह बीच वाली सीट नंबर 18E पर बैठ जाता है और अपने बगल वाली सीट पर अपना ब्रीफ केस रख देता है। उसके दूसरे तरफ की जो सीट थी वह भी खाली थी। उसके बाद वो एक काले रंग का चश्मा लगाता है, अपनी सिगरेट जलाता है और फिर बर्बन और सोडा का एक ड्रिंक ऑर्डर करता है। उस फ्लाइट में कूपर के अलावा 35 पैसेंजर और आए थे और कूपर 36वां। उसके अलावा 3 फ्लाइट अटेंडेंट, एक पायलट, एक को पायलट और एक फ्लाइट इंजीनियर भी था। तो कुल मिलाकर उस फ्लाइट में 42 लोग थे और वह फ्लाइट लगभग 2/3 खाली थी। दोपहर 2:50 पर यह फ्लाइट अपने तय वक्त पर पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करती है और लगभग आधे घंटे बाद इसे सिएटल के टकोमा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करना था। फ्लाइट टेक ऑफ करने के थोड़ी देर बाद ही कूपर अपनी जेब से एक पर्ची निकालता है और अपने बगल से गुजर रही एक फ्लाइट अटेंडेंट जिसका नाम फ्लोरेंस शेफनर था, वो उसे रोकता है और वह पर्ची उसे देता है। फ्लोरेंस वो पर्ची लेती है, उसे देखकर मुस्कुराती है और वहां से चल देती है। उसे लगता है कि ये कोई फ्लर्ट टाइप का आदमी है और अपना फोन नंबर देने की कोशिश कर रहा है, और उसके साथ पहले भी कई बार ऐसा हो चुका था। तो फ्लोरेंस उस पर्ची को पढ़े बिना ही अपनी जेब में रख लेती है। कूपर जब यह देखता है कि उसने पर्ची को पढ़े बिना ही अपनी जेब में रख लिया, तो वह उसे दोबारा अपने पास बुलाता है और उसके कान में धीरे से कहता है कि अगर आपने वह पर्ची पढ़ ली हो तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे पास एक बॉम्ब है। जैसे ही यह बात फ्लोरेंस सुनती है तो वह घबरा जाती है। फिर वह पर्ची खोलकर देखती है तो उसमें लिखा था कि मिस, मेरे पास एक बॉम्ब है और मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ आकर बैठे। उसके बाद फ्लोरेंस अपनी एक साथी फ्लाइट अटेंडेंट जिसका नाम टीना मखलो था उसे बुलाती है और वह पर्ची दिखाती है। यह पर्ची देखने के बाद टीना भी घबरा जाती है, मगर वह फिर भी कूपर से पूछती है कि कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे। तो डैन कूपर टीना मखलो से कहता है कि आप मेरे पास बैठिए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। फिर टीना उसके बगल में जो खाली सीट थी उस पर बैठ जाती है। उसके बाद कूपर अपना ब्रीफ केस खोलता है और उसे दिखाता है। उस ब्रीफ केस में 8 डायनामाइट की स्टिक थी जो कि 4-4 के बंडल में एक साथ जुड़ी हुई थी। एक बैटरी थी और बहुत सी तारें उसमें जुड़ी हुई थी। यह देखने के बाद वह दोनों और घबरा जाते हैं। फिर कूपर बोलता है कि यह प्लेन हाईजैक हो चुका है और मैं चाहता हूं कि आप मेरी जो डिमांड है वह इस प्लेन के कैप्टन तक पहुंचाएं। उसके बाद कूपर एक पर्ची पर अपनी डिमांड लिखता है। उसकी डिमांड थी कि उसे आज 5 बजे तक $2 लाख अमेरिकी चाहिए, 4 पैराशूट चाहिए, 2 प्राइमरी बैक पैराशूट और 2 रिजर्व फ्रंट पैराशूट। और जब यह प्लेन लैंड करे तो इस प्लेन को रिफ्यूल करने के लिए रनवे पर एक ईंधन से भरा ट्रक भी होना चाहिए, और अगर कोई भी चालाकी हुई तो मैं इस प्लेन को उड़ा दूंगा। उसकी ये डिमांड लेकर फ्लोरेंस उस फ्लाइट के कैप्टन विलियम स्कॉट के पास पहुंचती है।
इधर टीना भी कूपर के बगल में बैठकर उस प्लेन के इंटरकॉम से कैप्टन विलियम को सारी सिचुएशन बताती है। उसके फौरन बाद कैप्टन विलियम सिएटल एयरपोर्ट के एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क करते हैं और सारी घटना की जानकारी देते हैं कि ऐसे ऐसे एक आदमी जिसका नाम डैन कूपर है, उसने फ्लाइट नंबर 305 को हाईजैक कर लिया है। उसके पास एक बॉम्ब है और उसकी ये डिमांड है, और अगर उसकी डिमांड पूरी नहीं हुई तो वह यह प्लेन बॉम्ब से उड़ा देगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी जैसे ही यह खबर सुनती है, वहाँ भी हड़कंप मच जाता है। उसके तुरंत बाद FBI को इस हाईजैकिंग की जानकारी दी जाती है और लोकल पुलिस और एयरपोर्ट सिक्योरिटी को भी अलर्ट कर दिया जाता है। इधर कूपर टीना से कहता है कि जब तक उसकी यह सभी डिमांड पूरी नहीं हो जाती, तब तक यह प्लेन सिएटल में लैंड नहीं करेगा, और यह भी मांग करता है कि उसे जो 2 लाख अमेरिकी डॉलर चाहिए, वह सभी 20-20 डॉलर की शक्ल में होने चाहिए। उसके बाद टीना इंटरकॉम के जरिए यह बात पायलट तक पहुंचाती है और फिर पायलट यह बात ATC को बताते हैं। फिर लास्ट में तय किया जाता है कि ठीक है, अभी उसकी सारी डिमांड पूरी कर देते हैं, बाद में कहीं तो वह लैंड करेगा और उसे वहीं दबोच लेंगे। इस दौरान फ्लाइट 305 सिएटल पहुंच गई, पर क्योंकि कूपर ने कहा था कि जब तक उसकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक यह प्लेन लैंड नहीं करेगा, तो पैसेंजर के बीच पैनिक ना फैले, इसलिए यह अनाउंसमेंट की गई कि एक छोटी सी मैकेनिकल प्रॉब्लम की वजह से फ्लाइट को सिएटल पहुंचने में वक्त लगेगा और यह प्लेन एयरपोर्ट के आसपास ही आसमान में अगले 2 घंटों तक गोल गोल चक्कर लगाता है। फ्लाइट के अंदर कूपर अपनी सिगरेट पीता रहा, जिसे जलाने के लिए उसने टीना मखलो का भी साथ लिया, क्योंकि एक हाथ में उसने बॉम्ब का डिटोनेटर पकड़ रखा था। इस दौरान टीना ने कूपर से पूछा कि उसने हाईजैकिंग के लिए नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस को ही क्यों चुना, क्या उसे इस एयरलाइन से कोई बदला लेना था? तो कूपर बोला, नहीं, मुझे बस बदला लेना था, पर इस एयरलाइन से नहीं, बस यह एक इत्तेफाक है कि मैं इस एयरलाइंस में बैठा हूँ। इधर इन 2 घंटों के दौरान FBI सिएटल के फर्स्ट नेशनल बैंक से 20-20 डॉलर की शक्ल में 2 लाख डॉलर का इंतजाम करती है और इन सभी नोटों के सीरियल नंबर नोट करवाती है, ताकि आगे कभी यह पैसे खर्च हो तो कूपर को पकड़ा जा सके। आज 2025 में इन 2 लाख डॉलरों की कीमत लगभग 15 लाख डॉलर के आसपास है, और अगर इन डॉलर्स को भारतीय करेंसी में कन्वर्ट करूं तो आज इसकी कीमत होती है लगभग 13 करोड़ रुपए। खैर, अब वापस कहानी पर आते हैं। पैसों का इंतजाम करने के बाद वहीं के एक स्काई डाइविंग स्कूल से 4 पैराशूट का भी इंतजाम किया गया और शाम 5:24 पर ATC के जरिए फ्लाइट के कैप्टन को खबर दी जाती है कि उसकी सभी डिमांड पूरी कर दी गई है। फिर कैप्टन यह खबर टीना को देते हैं और टीना कूपर को। उसके बाद कूपर प्लेन को लैंड करने की इजाजत देता है और कहता है कि इस प्लेन को सभी फ्लाइटों से दूर एक अलग रनवे पर खड़ा करे और लैंड करने से पहले उस फ्लाइट की सभी खिड़कियों को बंद करवा देता है, ताकि बाहर से कोई भी यह देख ना सके कि अंदर क्या मूवमेंट हो रही है। और आखिरकार शाम 5:45 पर फ्लाइट 305 सिएटल के टकोमा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करती है। उसके बाद सिएटल एयरपोर्ट का मैनेजर 2 लाख डॉलर और 4 पैराशूट लेकर उस बोइंग 727 के पीछे वाले गेट पर पहुंचता है। उस वक्त बोइंग 727 ही इकलौता ऐसा कमर्शियल प्लेन था जिसके गेट पीछे की साइड से भी खुलते थे और उस गेट में एक सीढ़ी भी लगी होती थी। उसके बाद टीना मखलो पीछे वाले गेट से बाहर आती है और एयरपोर्ट के मैनेजर से 2 लाख डॉलर, जो कि बोरी में भरे हुए थे, क्योंकि 20-20 के छोटे नोट होने की वजह से उन पैसों की बहुत सारी गड्डियां बन गई थी और सिर्फ उन पैसों का वजन ही लगभग 23 पाउंड यानी कि 10.5 किलो हो गया था। तो टीना उन पैसों और पैराशूट को लेकर डैन कूपर के पास पहुंचती है। इस दौरान प्लेन में फ्यूल भरने का काम भी शुरू हो चुका था और जब कूपर की इन सभी डिमांडों को पूरा कर दिया गया तो उसके बदले में उसने प्लेन में बैठे सभी 35 मुसाफिरों को एयरपोर्ट पर उतरने की इजाजत दे दी और साथ में 2 फ्लाइट अटेंडेंट को भी, जिसमें की एक फ्लोरेंस शेफनर भी थी, जिसे उसने सबसे पहली बार पर्ची दी थी। इनमें से कई मुसाफिरों को तो यह तक पता नहीं था कि वह जिस प्लेन से उतर रहे हैं वह हाईजैक हो चुका है। कुछ मुसाफिर जिन्होंने पैसों और पैराशूट को प्लेन में ले जाते देखा, सिर्फ वही इस बारे में थोड़ा बहुत कुछ जानते थे। अब उस बोइंग 727 में सिर्फ 5 लोग बचे थे। एक कैप्टन विलियम स्कॉट, एक को पायलट बिल रोटाजैक, एक फ्लाइट इंजीनियर हैरोल्ड एंडरसन, एक फ्लाइट अटेंडेंट टीना मखलो और एक खुद डैन कूपर। उसके बाद कूपर 4-5 शर्तें और रखता है। पहला कि इस प्लेन को मैक्सिको ले चलो, मगर उसे बताया जाता है कि यह प्लेन डायरेक्ट मैक्सिको नहीं जा सकता, हमें बीच में ही कहीं उतरकर इसे रिफ्यूल करना पड़ेगा। फिर सिएटल से मैक्सिको के बीच कूपर को 2 ऐसे ऑप्शन दिए जाते हैं जहां वो उतरकर रिफ्यूल कर सकते थे। पहला फिनिक्स एरिजोना, दूसरा रेनो नेवाडा। काफी सोच विचार करने के बाद कूपर रेनो एयरपोर्ट पर रिफ्यूल करने की मंजूरी दे देता है। दूसरा कि इस प्लेन के पीछे वाली सीढ़ी को खुला रखना है, मगर उसे बताया जाता है कि पीछे की सीढ़ी को खुला रखकर यह प्लेन टेक ऑफ नहीं कर सकता
और उसे ऑप्शन दिया जाता है कि जब प्लेन हवा में होगा तब वह इस सीढ़ी को खोल सकता है, तो कूपर इसके लिए मान जाता है। तीसरा, कि इस प्लेन की स्पीड 200 माइल्स से ज्यादा नहीं होगी। चौथा, कि इस प्लेन का लैंडिंग गियर पूरे सफर के दौरान खुला रहेगा। और पांचवा, कि प्लेन के दोनों तरफ के विंग्स के फ्लैप 15 डिग्री तक झुके रहेंगे। एयरपोर्ट अथॉरिटी और FBI उसकी शर्तों को मान लेती है और फिर शाम 7:36 पर लगभग 2 घंटों के बाद यह प्लेन सिएटल एयरपोर्ट से रेनो नेवाडा के लिए टेक ऑफ करता है। बोइंग 727 के हवा में पहुंचने के लगभग 5 मिनट बाद ही कूपर साथ बैठी टीना मखलो से कहता है कि अब वो भी कॉकपिट में चली जाए और उसे अंदर से लॉक कर ले और अब इसके बाद उसे कोई डिस्टर्ब न करे। टीना उसकी बात सुनने के बाद कॉकपिट की तरफ जाने लगी और कॉकपिट में पहुंचने के बाद उसे अंदर से लॉक करने से पहले एक आखिरी बार उसने कूपर को देखा तो वह प्लेन के बीचों बीच खड़ा था और अपनी कमर से कुछ बांध रहा था, शायद वह पैसे थे। इसके बाद टीना कॉकपिट को अंदर से बंद कर लेती है और अब उस प्लेन में पीछे सिर्फ कूपर ही था। अच्छा, जब ये प्लेन सिएटल एयरपोर्ट से उड़ा तो इस प्लेन पर नजर बनाए रखने के लिए इसके पीछे US एयरफोर्स के 2 F-106 फाइटर जेट्स भी लगा दिए गए, जिनमें की एक बोइंग 727 के ऊपर उड़ रहा था और एक नीचे। बाहर तेज हवाओं के साथ बारिश भी हो रही थी और यह प्लेन 200 माइल्स की रफ्तार को बरकरार रखते हुए 10,000 फीट की ऊंचाई पर अपने तय रूट पर उड़ रहा था। लगभग 8 बजे के आसपास कॉकपिट के अंदर लाइट इंडिकेट होती है कि पीछे की सीढ़ी को खोला गया है और एयर प्रेशर भी चेंज हो रहा था। इसका मतलब था कि प्लेन के अंदर बाहर से हवा आ रही है। तो कैप्टन विलियम इंटरकॉम के जरिए कूपर से बात करने की कोशिश करते हैं, मगर कूपर उस कॉल का कोई जवाब नहीं देता और उनमें से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वह पीछे जाकर देखे कि आखिर चल क्या रहा है, क्योंकि कूपर ने किसी को भी पीछे आने से मना किया था। इसके लगभग 10 से 15 मिनट बाद कॉकपिट में बैठे सभी लोगों को प्लेन में एक झटका और बहुत तेज एक एयर प्रेशर महसूस होता है, जिसकी वजह से सभी के कान थोड़ी देर के लिए सुन्न पड़ जाते हैं, मगर थोड़ी ही देर बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। और इसके 2 घंटे बाद रात लगभग 10:15 पर यह प्लेन रेनो के ताहोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंड करता है और इस प्लेन के पीछे की सीढ़ी अब भी खुली हुई थी। रेनो एयरपोर्ट पर पहले से ही FBI के एजेंट्स, रेनो पुलिस और सुरक्षा बल कूपर को पकड़ने की तैयारी में बैठे थे और बोइंग 727 के लैंड करते ही यह सभी इस प्लेन को चारों तरफ से घेर लेते हैं, मगर वह जैसे ही इस प्लेन के अंदर घुसते हैं उन्हें कहीं भी कूपर दिखाई नहीं देता। पर कूपर जिस सीट पर बैठा था वहां से उन्हें 2 पैराशूट मिलते हैं, एक खुला हुआ और एक रिजर्व पैराशूट। कूपर ने जो सिगरेट पिए थे उसके 8 बचे हुए बर्ड्स भी मिलते हैं और एक काले रंग की क्लिप ऑन टाई भी मिलती है, जिसमें की एक टाई क्लिप भी लगी हुई थी। वो एजेंट्स प्लेन का चप्पा चप्पा छान मारते हैं, पर उन्हें ना तो बॉम्ब मिलता है, ना ही पैसे और ना ही कूपर का कोई नामो निशान। इसका मतलब था कि वह सिएटल से रेनो के बीच पैराशूट पहनकर पैसों समेत रात के अंधेरे में उस प्लेन से कूद गया। मगर अब सवाल यह था कि आखिर कूपर कूदा कहाँ, क्योंकि ना तो उस फ्लाइट में बैठे किसी शख्स ने उसे कूदते हुए देखा और ना ही उन फाइटर जेट्स के पायलटों ने, जो कि बोइंग 727 के ऊपर और नीचे उड़ रहे थे। उसके बाद उस फ्लाइट के क्रू मेंबर्स के जरिए FBI को पता चलता है कि रात लगभग 8:13 पर प्लेन में एक झटका महसूस हुआ था, तो हो सकता है कि कूपर उसी वक्त इस प्लेन से कूदा होगा। और जिस रूट पर यह प्लेन चल रहा था उसका नाम था विक्टर 23। तो इस रूट और टाइमिंग के हिसाब से कूपर जिस जगह कूदा वह जगह पोर्टलैंड से 64 किलोमीटर दूर उत्तर की तरफ थी और एरियल वॉशिंगटन और लुइस नदी के आसपास थी। उसके बाद उसी रात फ्लाइट के सभी क्रू मेंबर्स और चश्मदीद पैसेंजर की मदद से डैन कूपर का स्केच बनवाया गया और फिर अमेरिकी इतिहास में किसी भी इंसान को ढूंढने के लिए आज तक का सबसे बड़ा मिशन शुरू हुआ और इसे नाम दिया गया नॉरजैक। अगली सुबह से ही उस इलाके में कई किलोमीटर एरिया में सर्च ऑपरेशन चलाया गया जहां कूपर कूदा था। वह पूरा एरिया जंगलों और बड़े बड़े पेड़ों से ढका हुआ था और कूपर को उस एरिया में ढूंढना ऐसा था जैसे भूसे के ढेर में सुई ढूंढना। मगर फिर भी यह सर्च ऑपरेशन चलता रहा। ग्राउंड पर सर्च करने के लिए लोगों की बहुत बड़ी बड़ी टीमें बनाई गई, जिन्होंने अगले कई महीनों तक कई किलोमीटर आगे पीछे दाएं बाएं सब जगह छान मारा। आसमान में हेलीकॉप्टर से भी ढूंढा गया, नदी के अंदर भी ढूंढने की कोशिश की गई, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। ना तो कूपर मिला, ना ही उसकी लाश, ना ही कोई पैसे और ना ही कोई पैराशूट। अब जैसे ही यह खबर न्यूज चैनल्स और न्यूज़पेपर में आई तो लोगों के बीच यह खबर ऐसी फैली जैसे जंगल में आग। हर कोई यह जानना चाहता था कि आखिर वो रहस्यमयी इंसान कौन है जो रात के अंधेरे में आसमान में उड़ते हुए एक प्लेन से गायब हो गया।
इस दौरान एक न्यूज़पेपर ने गलती से उसका नाम डैन कूपर की बजाय डीबी कूपर छाप दिया और फिर इसके बाद वह इसी नाम से मशहूर हो गया। उसके बाद FBI ने उसे उसके नाम डैन कूपर, जो कि उसने पोर्टलैंड एयरपोर्ट पर दिया था टिकट खरीदने के लिए, उस नाम की भी हिस्ट्री खंगाली गई, मगर इस नाम का कोई भी शख्स नहीं मिला। फिर FBI ने उन सीरियल नंबर को भी पब्लिक कर दिया जिन सीरियल नंबर के नोट डीबी कूपर को दिए गए थे, ताकि पब्लिक की मदद दी जा सके। कई न्यूज़पेपर ने तो यहाँ तक ऐलान कर दिया था कि अगर कोई भी शख्स इस सीरियल नंबर का एक भी नोट लाएगा तो उसे उसके बदले $5000 तक का इनाम दिया जाएगा, मगर इसके बाद भी कुछ हाथ नहीं लगा। FBI शुरू से ही यह मानती रही कि जिन हालातों में कूपर प्लेन से कूदा उन हालातों में उसका जिंदा बचना नामुमकिन था, जिसके लिए FBI ने कुछ थ्योरीज भी दी। पहला कि जब कूपर प्लेन से कूदा तो कूदने से पहले उसने कुछ भी तैयारी नहीं की। ना तो उसने ऐसे कपड़े पहने थे जो स्काई डाइविंग में पहना जाता है, ना ही जूते, ना ही दस्ताने, ना ही चश्मा और ना ही हेलमेट। और जो पैराशूट उसने अपने लिए चुना, उस पैराशूट को भी अपने हिसाब से कंट्रोल नहीं किया जा सकता था। उस दिन बाहर तेज हवाओं के साथ साथ बारिश भी हो रही थी और ऊपर से अंधेरा, तो कूदने के बाद उसे होश ही नहीं रहा होगा कि वह कहाँ जा रहा है, और अंधेरे में वह एक पेड़ के ऊपर गिरा होगा और उसकी मौत हो गई होगी। दूसरा कि जब वह प्लेन से कूदा तो वो सीधे लुइस नदी में जाकर गिरा, और नवंबर के महीने में वहाँ का टेम्परेचर -डिग्री में रहता है। प्लेन से कूदने से पहले उसने अपने कमर से पैसों की बोरी को बांधा था, जिसका कि खुद का वजन ही लगभग 10.5 किलो था। तो पानी में गिरने के बाद ना तो वह खुद संभल सका होगा, और पैसों के वजन और कंधों पर बंधे पैराशूट ने और परेशानी पैदा कर दी होगी। और पानी इतना ठंडा था कि अगले कुछ मिनटों में ही कूपर की मौत हो गई होगी। मगर FBI की इन दोनों थ्योरीज पर शक और सवाल इसलिए उठे कि अगर कूपर की मौत हो गई तो अभी तक उसकी लाश क्यों नहीं मिली, जिसकी वजह से यह इन्वेस्टिगेशन ऐसे ही चलती रही। इस घटना के लगभग 9 साल बाद 10 फरवरी 1980 को ब्रायन इंग्रम नाम का एक 8 साल का बच्चा अपने माँ बाप के साथ कोलंबिया नदी के किनारे एक बीच जिसका नाम टीना बार था, वो वहाँ एक पिकनिक मनाने के लिए जाता है और आग जलाने के लिए वो रेत का एक गड्ढा खोदता है। अचानक से उसे लगता है कि रेत में कुछ दबा हुआ है, और जब वह थोड़ा और खोदता है तो उसे वहाँ से $20 की 3 गड्डियाँ मिलती हैं। यह नोट काफी पुराने लग रहे थे और उसमें टोटल जो अमाउंट था वह था $5800। उसके बाद ये नोट FBI को दिए गए, और जब इनका सीरियल नंबर मिलाया गया तो वह उन सीरियल नंबर से मैच हो गए जो कूपर को दिए गए थे। उसके बाद से आगे कई बार टीना बार बीच की खुदाई की गई, मगर इन 3 नोटों के बंडलों के अलावा वहां से और कुछ नहीं मिला। पर फिर भी वहां से यह सबूत मिलने के बाद FBI को लगा कि अब यह केस सॉल्व हो जाएगा, मगर इन पैसों ने केस को सुलझाने की बजाय और उलझा दिया, क्योंकि टीना बार बीच जहां यह पैसे मिले वह लगभग वहां से 27 किलोमीटर दूर था जहां कूपर ने छलांग लगाई थी। तो सवाल यह था कि आखिर यह पैसे यहां आए कैसे। इसके लिए एक थ्योरी ये आई कि जब कूपर प्लेन से कूदा तो उसके कुछ पैसे लुइस नदी में गिर गए, और यह नोट बहते बहते कोलंबिया नदी में आ गए और फिर कोलंबिया नदी के जरिए टीना बार तक पहुंच गए। मगर प्रॉब्लम यहाँ यह थी कि लुइस नदी जिस जगह कोलंबिया नदी से मिलती है वहां से कोलंबिया नदी टीना बार के उल्टी दिशा में बहती है, तो उन पैसों का कोलंबिया नदी में मिलने के बाद टीना बार बीच पर पहुंचना पॉसिबल ही नहीं था। और यह तीनों नोटों की गड्डियां एक साथ बहकर एक ही बीच के किनारे एक ही जगह पर आकर रुक जाए, वह भी नेचुरल तरीके से, यह भी पॉसिबल नहीं लगता। तो क्या प्लेन से कूदने के बाद कूपर जिंदा बच गया था और यह पैसे कूपर ने ही बीच पर छुपाए थे, या फिर किसी और को यह पैसे मिले और उसने यहाँ लाकर छुपा दिए? इसका जवाब किसी के पास नहीं था। इधर अमेरिका में कई लोग डीबी कूपर को एक हीरो की तरह मानने लगे थे। कई लोगों का मानना था कि जिस तरह से कूपर ने ये प्लेन हाईजैक किया और उसके बाद हवा में गायब हो गया और आज तक FBI जैसे इंटेलिजेंस एजेंसी भी उसे ढूंढ नहीं पाई, और जिस तरीके से उसने FBI को चकमा दिया वह काबिले तारीफ है, और यह एक परफेक्ट क्राइम था। एरियल वाशिंगटन जहां कूपर कूदा वहां से कुछ दूरी पर एक दुकान है जिसमें आज भी कई लोग थैंक्सगिविंग डे पर कूपर की कामयाबी का जश्न मनाने आते हैं। मगर FBI भी कूपर की खोज में लगी रही, लंबी छानबीन चलती रही, पॉसिबल जगह को खंगाला गया। साल दर साल बीतते गए मगर कूपर का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। कूपर से मिलते जुलते कई सस्पेक्ट को उठाया गया, जिनमें से कई लोग तो ऐसे थे जिनके फैमिली मेंबर्स ने खुद आकर कहा कि उसकी वाइफ डीबी कूपर थी, उसका भाई डीबी कूपर था, उसके अंकल डीबी कूपर थे, मगर कभी भी कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जो कि यह साबित कर सके कि वही डीबी कूपर है। यह इन्वेस्टिगेशन ऐसे ही चलती रही और साल 2011 आ गया। इन बीते सालों के दौरान FBI ने लगभग 1000 से ज्यादा सस्पेक्ट को टारगेट किया, जिसकी वजह से साल 2011 तक इस केस की इतनी फाइल्स बन चुकी थी कि अगर इन फाइल्स को एक के ऊपर एक रखा जाए तो इनकी ऊंचाई लगभग 40 फीट तक हो जाएगी। FBI ने जितने भी सस्पेक्ट को टारगेट किया
उनमें से एक सस्पेक्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट था उसका नाम था रिचर्ड फ्लॉयड मैकॉय जूनियर। कूपर के गायब होने के लगभग 4 महीने बाद ही 7 अप्रैल 1972 को रिचर्ड ने बिल्कुल कूपर जैसे ही यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 855 को एक हैंड ग्रेनेड और एक पिस्तौल के दम पर हाईजैक किया था। उसने भी एयरपोर्ट पर टिकट लेने के लिए कूपर जैसे नकली नाम का इस्तेमाल किया था। उसने भी अपनी डिमांड एक पेपर पर लिख कर दी थी। उसने भी 4 पैराशूट की डिमांड की थी। बस इसने $2 लाख की बजाय $5 लाख की डिमांड की थी। और उसने भी जिस एयरक्राफ्ट को हाईजैक किया था वह बोइंग 727 था। और पैसे लेने के बाद वह भी प्लेन के पिछले दरवाजे से कूद गया था। मगर उसके 2 महीने बाद ही 9 अप्रैल 1972 को FBI रिचर्ड मैकॉय को पकड़ लेती है और सभी को लगता है कि वही कूपर है। मगर एक चीज जो उसे कूपर साबित करने के आड़े आ रही थी वह थी उसकी उम्र। 1971 में जिस दिन कूपर ने ये प्लेन हाईजैक किया था उस टाइम रिचर्ड मैकॉय की उम्र सिर्फ 29 साल थी। पर चश्मदीदों के हिसाब से कूपर की उम्र 1971 में 45 से 50 के बीच थी। उसके अलावा रिचर्ड मैकॉय ने ना तो कभी यह माना कि वो ही कूपर है और ना ही कभी मना किया। उसके 2 साल बाद ही 1974 में एक पुलिस मुठभेड़ के दौरान रिचर्ड मैकॉय की गोली लगने से मौत हो जाती है और उसके साथ ही सभी सवाल भी खत्म हो जाते हैं। मगर आज कूपर के पिए हुए सिगरेट बट्स से मिले DNA के जरिए यह साबित किया जा सकता था कि रिचर्ड मैकॉय ही DB कूपर है या नहीं, जो कि 1972 में पॉसिबल नहीं था क्योंकि उस वक्त DNA की सुविधा नहीं थी। मगर बड़े ही रहस्यमय तरीके से ये सारे सिगरेट के बट्स FBI के पास से गायब हो गए और यह कैसे गायब हुए FBI के पास इसका कोई जवाब नहीं है। उसके बाद 8 जुलाई 2016 को FBI कहती है कि हमने पूरी कोशिश की DB कूपर को ढूंढने की। हमने इन बीते हुए सालों में अपनी सभी मैन पावर का इस्तेमाल कर लिया मगर वह कहां से आया और कहां गया यह हमें नहीं मालूम। और आखिरकार 45 साल बाद FBI अपनी हार मान लेती है। रिचर्ड मैकॉय के अलावा और भी कई इंपॉर्टेंट सस्पेक्ट थे जैसे केनेथ पीटर क्रिश्चियनसन, रॉबर्ट रैक्स्ट्रॉ, लिन डॉयल कूपर, बारबरा डेटॉन, रॉबर्ट लेप्सी, शेरिडन पीटरसन, विलियम जे स्मिथ, डुआन वेबर और इनके अलावा और बहुत से। मगर आज 43 साल बाद 2025 में भी यह पता नहीं चल सका कि आखिर DB कूपर कौन था जो आसमान में उड़ते हुए प्लेन से रहस्यमय तरीके से रात के अंधेरे में खो गया और ऐसा खोया कि फिर कभी नहीं मिला। उसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया यह आज तक पता नहीं चल सका क्योंकि ना तो वह खुद मिला और ना ही उसकी लाश। ये केस अमेरिकी इतिहास का इकलौता ऐसा हाईजैकिंग का केस है जो आज तक सॉल्व नहीं हुआ और आज भी रहस्य बना हुआ है। तो यह थी कहानी उस रहस्यमय इंसान DB कूपर या डैन कूपर की। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह कहानी पसंद आई होगी। ऐसे ही हर शनिवार शाम 6 बजे क्राइम, हॉरर और मिस्टीरियस सत्य घटनाओं के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाइए ताकि आप मेरी कोई भी कहानी मिस ना करें। और मैं आपसे मिलूंगा अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।